जी से विकास जी, रुक आपका करना चाहूंगा। आप कह रहे हैं कि ठीक है, आंदोलन है, राजनीति से प्रेरित है। मैं थोड़ा सा पीछे लेना चाहता हूँ, ले जाना चाहता हूँ आपको। अन्ना हजारे का आंदोलन, जन आंदोलन, उस तस्वीर को जरा याद कीजिए। और वो तारीख थी 16 अगस्त 2011 और ख़त्म कब हुआ था? 28 अगस्त 2011। 13 दिन चला अनशन। सरकार ने सारी बातें मानी। सरकार में कौन था? कांग्रेस पार्टी थी। और 2014 में बड़ा परिवर्तन हुआ। इस आंदोलन को भी बड़ी वजह माना गया कि इस आंदोलन का भी असर जो है चुनावी वोट बैंक में ट्रांसफर हुआ और नतीजा जो है वो कांग्रेस के अगेंस्ट हुआ। आपको नहीं लगता है कि इस तरह के आंदोलन जिनका रुख अब समय के साथ में बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, सवाल बीजेपी पर ज्यादा उठ रहे हैं, तो बीजेपी को नुकसान हो सकता है पॉलिटिकल तरीके से 2027 की विधानसभा चुनाव में और आने वाले जो चुनाव 2029 के लिए? जी देखिए सोभित जी, जहां तक पॉलिटिकल नुकसान की, नफा नुकसान की बात है, तो हम उससे इतर होकर के हमेशा राजनीति करते हैं। केवल एक अन्ना हजारे जी के आंदोलन को, 2011 के उस आंदोलन को, आप उस परिदृश्य को जरा एक बार कल्पना करिए। उस परिदृश्य, वो आंदोलन किस परिप्रेक्ष्य में चला था? उससे पहले भी अन्ना हजारे तत्कालीन कांग्रेस पार्टी की महाराष्ट्र की सरकार के खिलाफ आंदोलन कर चुके थे और उसी मांग को उन्होंने परसू किया था। और अरविंद केजरीवाल जो बाद में सत्ता तक की सीढ़ियां उन्होंने चढ़ी, उसी आंदोलन की वजह से एक पार्टी का अभ्युदय हुआ जिसका नाम आम आदमी पार्टी। और उस आंदोलन से निकली हुई बहुत सी चीजें जिसके लिए वो आंदोलन किया जा रहा था, तो भी जी वो स्वयं जो उस आंदोलन से निकला राजनीतिक दल था, वो स्वयं उन सारी चीजों को अप्लाई नहीं कर पाया। ये दिखाता है कि बहुत सी ऐसी चीजें होती हैं सरकार में आने के बाद, सिस्टम में आने के बाद, जिनको एक तरीके से ही हैंडल किया जा सकता है। विकास जी, हर आंदोलन की तस्वीर अलग होती है, प्रारूप अलग होता है और उसकी तासीर भी बहुत अलग होती है। अन्ना आंदोलन का मैंने जिक्र इसलिए किया कि 13 दिन के अनशन पर सरकार हिल गई थी और माननी पड़ी बहुत सारी चीजें। 18 दिन हो गए और इसके पीछे युवा वर्ग है, शांत अभी नजर आ रहा है। तो ये तूफान से आने के पहले की खामोशी ना हो जाए कहीं बीजेपी के लिए, सिर्फ मैंने कहने का तात्पर्य। मैंने बहुत जिम्मेदारी से आपके लिए एक विषय छोड़ा था कि जब युवाओं की बात आएगी तो पेपर लीक से विषय को जोड़ करके सारी चीजें युवा देखेंगे। युवा हर हाथ काम का जो उद्देश्य लेकर के सरकार आगे बढ़ी, क्या वो युवा उसका आकलन करेगा कि नहीं करेगा? करेगा ना। तो इस विषय को हम थोड़ी देर के लिए युवाओं पर छोड़ देते हैं और मुझे तो लगता है एक अच्छा पहलू होता, किसी अच्छे सुलझे हुए किसी युवा को भी आप इसमें जोड़ने का काम करते, जिसके हाथ में रोजगार आया या नहीं आया वो अलग विषय है। एक अच्छे युवा को निकाल कर 69,000 शिक्षक भर्ती परीक्षा, अभी भी माहौल ठंडा नहीं हुआ। यूपी में 2027 का चुनाव है। यूपी के भी कई युवा हैं जो जंतर मंतर पर जो है दिन रात जो है एक तिरपाल के नीचे जो है बैठे हैं और टकटकी लगा के देख रहे हैं कि सरकार की तरफ से कोई प्रतिनिधि दल आएगा और हमसे बात करेगा। तो ये कहना कि राजनीति से इतर है हमारी सोच और आंदोलन की तरफ ध्यान ना देना या अनशन की तरफ बात ना करना, मुझे लगता है इससे बचा नहीं जा सकता। विकास जी, आप उन रोजगार की याद दिला रहे हैं। 9 लाख रोजगार का तो दावा आप कर रहे हैं ना, यूपी के लिहाज से मैं बात कर रहा हूँ, सरकारी नौकरियों की बात कर रहे हैं ना, 9 लाख। तो फिर जनसंख्या को भी ध्यान रखिए और देखिए कि कितने लोगों को नहीं मिला। और इतना ही अच्छा अगर आपने कर लिया होगा तो फिर आंदोलन सड़कों पर नजर ना आए जिसमें पुलिस वाले लाठियां भांजते हुए नजर आते हैं युवा पीढ़ी पर। अभी मैं एक दिन अभी पेपर पढ़ रहा था, सोभित जी आपने भी शायद पढ़ा हो, पड़ोसी देश नेपाल के अंदर एक जेनजी आंदोलन पनपा। नेपाल इस पर भी मैं बिल्कुल विकास जी, मैं इस संदर्भ को यहीं से कट करता हूं। नेपाल में जो जेनजी आंदोलन हुआ या श्रीलंका वगैरह जो जहां पर आंदोलन हुआ, उस आंदोलन की तुलना को इस देश में इंप्लीमेंट वो हो ही नहीं सकता। और ये कहा जा रहा है कि कुछ आरोप भी लगते हैं विकास जी कि कई राजनीतिक दल चाहते हैं कि जेनजी भड़क जाए और सरकार पलट दे। वो तस्वीर यहां देश में नहीं है, भारत में वो तस्वीर नहीं है। नेपाल की तस्वीर अलग थी, वहां पर सामाजिक कारण अलग थे, वहां की मांगे अलग थी। इस आंदोलन को अगर उस छाए की और उस तस्वीर से अगर जोड़ने की कोशिश करेंगे तो हमें लगता है वो भी नहीं बन पाएगी पूरी तरीके से, क्योंकि शांतिपूर्ण तरीके से बात रखते हुए युवा नजर आ रहे हैं इस वजह से, और मांगे उनकी कोई अलग नहीं है। उन्होंने कहा कि हमसे बात कीजिए और बीच का रास्ता निकालिए। विकास जी, नेपाल का विषय मैंने इसलिए नहीं रखा था, मेरी पूरी बात आ जाती तो शायद आपको वो विषय समझ में आ जाता। वो बात आपकी अपनी जगह ठीक हो सकती है। नेपाल का विषय मेरे रखने का कारण ये था कि नेपाल में जिस जैन जी ने परिवर्तन कराया और वाजेन शाह वहां के प्रधानमंत्री बने, लेकिन अभी रिसेंटली हमने कल या परसों के पेपर में पढ़ा कि वहां युवाओं में दोबारा फिर असंतोष पनपने लगा है।
फिर वहां पर युवाओं में असंतोष पनपने लगा है। तो ऐसी स्थितियां जहां पर आप ये कह रहे हो युवाओं में कोई भी व्यक्ति युवाओं को आकर के भड़का करके, हिंदुस्तान या कोई भी देश हो, थोड़े समय के लिए आप गुमराह कर सकते हैं, लेकिन वास्तविकता में जो कोई भी सरकार हो, चाहे सरकार भारतीय जनता पार्टी की हो या सरकार पूर्ववर्ती आंदोलन की बात कर लीजिए 2011 की, तो तत्कालीन कांग्रेस पार्टी की सरकार हो, युवा उस चीज का आकलन भी करता है कि नहीं करता है शोभित जी, वो आकलन करता है कि जो आंदोलन जिस उद्देश्य के लिए चल रहा है, वास्तविकता में जो कारण आंदोलन के पीछे खड़े हैं, क्या वो धरातल पर वो कारण 100% सही है? पहली चीज। दूसरी चीज, अभी बहुत बढ़िया बात बराबर मनीष जी भी कह रहे हैं कि कोई भी चीज राजनीति से जितेंद्र जी आऊंगा, हम भी वही चीज कह रहे हैं कि राजनीति भी कहीं ना कहीं आंदोलन के पीछे का एक कारण बनती है। जितेंद्र जी आऊंगा। मुझे लगता है कि बात बोलना चाहता था जितेंद्र जी बस 2 मिनट में आपके पास आ रहा हूँ। विकास जी कंप्लीट करें। दूसरी चीज, मुझे लगता है जितेंद्र जी ने बड़ी सफाई से, क्योंकि जितेंद्र जी जानते थे ये सवाल जरूर आएगा, और जो मनीष जी ने डायरेक्टली इनडायरेक्टली दोनों तरह से पूछ लिया कि ना कांग्रेस पार्टी का कोई ऑफिशियली प्रतिनिधि, अखिलेश यादव, राहुल गांधी, कोई मिलने नहीं गया, कोई उनसे मिलने के लिए नहीं गया, विपक्ष में है, उनकी अपनी पॉलिटिकल एजेंडा है। लेकिन जितेंद्र मल्ली जी बात को बहुत अच्छे से जानते थे सवाल आएगा, इसलिए उन्होंने क्या कहा कि नहीं साहब, हम पर आरोप लग जाएगा कि 2027 का चुनाव है और ये चुनाव के लिए आंदोलन हो रहा है, इसलिए अखिलेश यादव नहीं गए। लेकिन क्या इस बात को नहीं माना जाएगा कि शोभित भाई, एक सेकंड में मैं खत्म कर रहा हूं, एक सेकंड, क्या इस बात को भी मान लिया जाए फिर इसी को आधार बना करके कि शायद इसीलिए अखिलेश यादव सालार मसूद गाजी की दरगाह पर बोलने से परहेज कर रहे हैं, क्योंकि चुनाव आने वाला है, शायद इसीलिए अखिलेश यादव वक्त की संपत्तियों को लेकर के बोलने को परहेज कर रहे हैं, इसीलिए क्योंकि चुनाव आने वाला है। तो ये बात तो मुझे लग रहा है कि अखिलेश यादव के इनके उस सेंटेंस से बिल्कुल क्लियर हो गई। मैं 2 तस्वीरें, हर चीज को पॉलिटिकल तरीके से देखने में विश्वास रखते हैं। ठीक है विकास जी, मैं छोटा सा हिंट आपको दूंगा, इसके बाद जितेंद्र जी मैं आपकी पूरी प्रतिक्रिया सुनूंगा। विकास जी, मुझे लगता है कि बीजेपी को लगता है कि आंदोलन अपने आप कमजोर पड़ जाएगा, जिस हिसाब से सरकार का रवैया है। उन्हें इसलिए जो है वो दूर से आराम से टकटकी लगा के देख रहे हैं और देख रहे हैं कि ये प्रारूप कहां तक बढ़ रहा है। मैं ज्यादा बड़ी बात नहीं कर रहा, आंदोलन में भी संख्या कितनी होगी छात्रों की, या रोज जुड़ रहे होंगे, शाम को वो घर चले जाते होंगे, रात में सन्नाटे की भी तस्वीरें निकल कर आती हैं। लेकिन ज्यादा बड़ी बात नहीं, अगर कारवां बढ़ने लगा तो सरकार भी जाएगी, प्रतिनिधि मंडल भी जाएगा, बातचीत भी करेंगे और हाथ भी जोड़ेंगे, वो तस्वीर भी निकलकर सामने आएगी अगर कारवां बढ़ने लगा। विकास जी, अब बहन जी ने कह दिया कि राजनीति आप करिए, और बीजेपी जम के राजनीति करती है, इस बात को कहीं से छुपा हुआ कोई मतलब प्रमाण की जरूरत नहीं है। अब राजनीति तो करिए, लेकिन जनता और युवाओं की बात तो सुनिए जाकर। विकास जी, सरकार हर बार विपक्ष पर राजनीति का आरोप लगाती है, लेकिन क्या यह सच नहीं कि पेपर लीक, बेरोजगारी और महंगाई जैसे मुद्दे विपक्ष ने नहीं बल्कि जमीनी हालात ने पैदा कर दिए हैं? विकास जी देखिए, बहुत महत्वपूर्ण विषय है, इसमें कोई दो राय नहीं है, जनता से जुड़ा विषय है और देश के युवाओं, विशेषकर हमारे पढ़ने वाले छात्रों से भी जुड़ा हुआ विषय है। और निश्चित तौर पर देखिए, अगर इस तरीके की चीजें सरकार ने संज्ञान नहीं ली होती तो एनटीए के डीजी को हमने हटाया, कई अधिकारियों को हमने एनटीए से हटाने का काम। बीच में रोकूंगा एक मिनट के लिए विकास जी, बीच में परिवर्तन, विकास जी एक मिनट, बीच में 1 मिनट रोकूंगा आपको, आप इसके बाद पूरा करिएगा। कार्रवाई किस पे होती है? कर्मचारियों पर। कार्रवाई किस पर होती है? अधिकारियों पर, जो जिनकी जिम्मेदारी है, जिनके संरक्षण में, मार्गदर्शन में ये सारी चीजें होती हैं, आगे बढ़ती हैं, तरीके तक पहुंचती हैं। क्या उनकी जिम्मेदारी नहीं तय हो सकती है? अधिकारियों को कहां तक तबादला उनका करेंगे, कहां तक उनका ट्रांसफर और पोस्टिंग करेंगे? बात बन जाएगी विकास जी? नहीं, मुझे लगता है कि एक आपको याद हो, एक घोटाला हुआ था कांग्रेस पार्टी की सरकार में, कनिमोझी शायद उसमें आरोपी थी, जो तत्कालीन मंत्री थी, और उससे भी इधर आप चले जाइए तो एक बार लोकसभा के अंदर खड़े होकर के तत्कालीन कांग्रेस पार्टी के मंत्री ने उन्हीं के प्रधानमंत्री के ऊपर गंभीर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे। ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि कनिमोझी के आरोपों में क्या मनमोहन सिंह जी को इस्तीफा देना पड़ा था? मुझे बता दीजिए। मनमोहन जी ने इस्तीफा दिया हो या ना दिया हो, कांग्रेस का क्या हश्र है देश के अंदर? आपसे कहा, फिर आप बोल लीजिएगा विकास भाई, अभी आपने कहा आप बोल लीजिएगा जी, आप बोल तो लेने दीजिए कम से कम। जी जी प्लीज, नहीं रोकूंगा, बोल लेने दीजिए, बोल लेने, मेरा निवेदन है आपसे। जी जी प्लीज। तो मैं देखिए, व्यवहारिक बात समझिए, जो पेपर को लेकर के, नीट के पेपर को लेकर के जो गाइडलाइन है, जो व्यवस्था है, वो तय एनटीए कर रहा है।
जिम्मेदारी डाली गई, उनकी जवाबदेही तय की गई, डीजी को हटाया गया। डीजी को हटाने के बाद वहां के और भी अधिकारी वहां से हटाए गए। और उसके बाद जब दोबारा उसी नीट की परीक्षा को हम संपन्न कराते हैं तो मुझे लगता है सेम प्रोसेस से संपन्न, ठीक है, उसी एनटीए के द्वारा, उन्हीं लोगों के द्वारा उस पेपर को संपन्न कराया गया और संपन्न कराने के बाद निर्विवाद और निर्बाधा रूप से उस पेपर को संपन्न कराया गया। जहां तक रही बात मंत्री जी के इस्तीफे की, धर्मेंद्र प्रधान के, तो ये मुझे लगता है कि व्यवहारिक रूप से हमें व्यवस्था परिवर्तन के लिए लड़ना चाहिए। हमें उस जो समस्या है हमें उसको जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए लड़ना चाहिए। एक अधिकारी को हटा करके, व्यवस्था को हटा करके, मंत्री को हटा करके, प्रधानमंत्री को हटा करके अगर व्यवस्था वही बनी रहे और लोग बदलते रहे, शोभित जी आज आप यहाँ हैं, आपको हटा दे, कोई दूसरा एंकर है, वो भी अगर किसी गलत तरीके से बात करता है उसे भी हटा दे, तीसरा लेकर के आए, वो भी अगर गलत तरीके से बात करता है, तो हमें कमी कहाँ है? हमें व्यवस्था में सबसे पहले सुधार की गुंजाइश पैदा करनी पड़ेगी, वहां पर कमी पर चोट करनी पड़ेगी। और वो काम मुझे लगता है सरकार ने करने का प्रयास किया और इसी का परिणाम था कि नीट का दोबारा का एग्जाम निर्विवाद रूप से संपन्न हुआ। ठीक है, अब मैं एक प्रतिक्रिया देता हूं विकास जी। आपने तमाम आंकड़े गिनाए, ठीक है, आपने कहा कि एक प्रक्रिया होती है, लीक हो गया तो जिम्मेदारी थी तो उनको हटा दिया गया। नीट पेपर कितनी बार लीक हुआ है बताइए मुझे जरा। 2021, 2021, 2024, 2026 ये तारीखें हैं, ये साल हैं जिसमें नीट पेपर लीक हुआ। अधिकारियों को आपने हटा दिया, क्या ये लीक होना बंद हो गया? अगर आपने 2021 में ही इतनी मजबूती से कार्रवाई कर दी थी तो अब तो नहीं होना चाहिए था 2024 में लीक। फिर 2024 में भी लीक हो गया, फिर भी आपने कार्रवाई की, उस दौरान भी कुछ लोगों को ट्रांसफर किया गया था, हटाया गया था, फिर 2026 में भी हो गया। तो अधिकारियों को कब तक बदलेंगे? अब सुन लीजिए मेरी बात, आप अधिकारियों को कब तक बदलेंगे? और आप कह रहे हैं कि अगर कोई एंकर दूसरा आ जाता है, मैं अपने से ही एग्जांपल दे देता हूं, तो 1 एंकर, 2 एंकर, 3 एंकर, और इसके बाद फिर किस पर गाज गिरेगी? ये एक प्रोसेस है कि किसके संरक्षण में और किसकी जवाबदेही पर हो रहा है, उससे भी सवाल पूछे जाएंगे। उसको बंद कमरे में और उसको ये नहीं कह दिया जाएगा कि आप मुंह बंद करके बैठिए, हम अधिकारियों को बदलते रहेंगे, हम तो हमारी कुर्सी जो है मजबूत है, मेरी कोई जवाबदेही किसी के प्रति नहीं है। जो काम किया अधिकारियों ने किया, उनको भाई साहब मैंने हटा दिया। और यही आरोप आपको राम मंदिर दान चोरी पर लगते हुए नजर आ रहे हैं। मुद्दा वो थोड़ा सा अलग हो जाता है, मैं जोड़ूंगा नहीं उससे।